हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वो कभी नहीं हुआ। आज मोदी अगर अमेरिका जाते हैं तो आज उनकी क्या स्थिति बन रही है, केवल इसलिए कि अपने यहाँ के लोकतंत्र को आप नीलाम कर रहे हो, अपने यहाँ के प्रजातंत्र को आप नीलाम कर रहे हो, अपने यहाँ के संविधान को आप नीलाम कर रहे हो। सरदार पटेल को हम इसमें ला रहे हैं, सुन लीजिए। और आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हो। हमारी पार्टी का जात का है, पिछड़ों को हम ले रहे हैं साथ में, अलग अलग बिरादरी के। आप बोलते रहो, हम भी बोलते रहे। जिंदाबाद के बाद हम भी कहने लगेंगे रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, हे राम रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। अब यही चलने दो यार, अब यही झगड़ी बजने दो, यही आला होने दो। अब नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम किसान नौजवान पटेल यात्रा का जिक्र करेंगे और पूरे जनपद में घूमी है किसान नौजवान यात्रा, पटेल यात्रा, और चारों विधानसभा क्षेत्रों में पड़ाव रहे हैं इस यात्रा के। और नाम से कुछ लग रहा है अलग सा मामला। अभी आलोक जी ज्यादा अच्छा विश्लेषण करेंगे। किसान नौजवान और फिर पटेल, कुछ सामंजस्य, कुछ किस तरह से नामकरण हुआ इस यात्रा का, वो अलग चीज है। फिलहाल हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बयानों का जिक्र करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें रेखांकित हुई हैं उनके बयान में। एक तो आज मैं समझता हूँ कि पहली बार गठबंधन की शर्तों को बताया है नरेश उत्तम पटेल ने। और बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है, हम लोग भी शायद कई बार डिबेट भी कर चुके हैं इसको लेकर के, कि छोटे दलों से गठबंधन होगा, लेकिन लग रहा है कि तैयार नहीं हो रहा। और जो कंडीशन बताई है नरेश उत्तम पटेल ने, अध्यक्ष जी ने, वो ये बताई है कि हमारे नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार करे, जो हमारी नीतियों को माने, जो हमारे कार्यक्रमों को माने, हम उससे गठबंधन करेंगे। तो ये जो शर्तें जिस तरह से उन्होंने बताई, वो शर्तें विलय की शर्तें तो हो सकती हैं, लेकिन गठबंधन के नाम पर अखिलेश यादव के नेतृत्व को मानिए, उनकी नीतियों और उनके कार्यक्रमों को मानिए और फिर गठबंधन। तो फिलहाल गठबंधन का जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है, बार बार यही कहा जा रहा है। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं मथुरा वृंदावन से, और इसलिए लग रहा है कि गठबंधन जैसा कुछ होता दिख नहीं रहा फिलहाल। कुछ चीजें और हैं जिनको हम आपको बताएंगे। एक तो पिछड़ों को लेकर के बड़ा जागरूक है समाजवादी पार्टी, और कई बार हमने उनसे पूछा कि पिछड़ों को टिकट देने में पिछड़ों की कितनी भागीदारी होगी, कितनी हिस्सेदारी होगी। तो जवाब उनका भी घुमा फिरा करके था कि हमारी पार्टी ही दलितों और पिछड़ों की पार्टी है, हम इनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, तो हम इनकी संख्या के हिसाब से इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। एक दूसरी चीज, शिवपाल सिंह की रथ यात्रा को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो जवाब था उसको टाल दिया, कोई नई बात नहीं बताई। और उसके बाद में जो भाषण हुआ उनका इस किसान नौजवान पटेल यात्रा में, उसमें उन्होंने 2-3 बातें बहुत खास की। एक बात तो उन्होंने ये कही कि मैं 17 साल से विधान परिषद का सदस्य हूँ
40 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ और मैंने योगी जैसा मुख्यमंत्री पहली बार जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, मर्यादित भाषा में बोलते हैं और उन्हें बहुत घमंड है। और स्थिति ये है कि उनके जमाने में प्रदेश के हर जिले में जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है। गरीब किसान और मजदूर इस जहरीली शराब से मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा आरोप कि प्रदेश के सारे जिलों में जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है और इस शराब को पीने से जो गरीब किसान मजदूर हैं उनकी मौत हो रही है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि ये यूपी अराजकता का प्रदेश बनता जा रहा है। यहाँ बात करिए आप महंगाई की तो मुद्दा घुमा दिया जाता है अफगानिस्तान, तालिबान, 3 तलाक और लव-जिहाद। और एक बात जो उन्होंने बार बार कही, हर जगह कही, वो ये कि ये चुनाव झूठ और सच में, ये चुनाव झूठ और सच के बीच में। सच, अखिलेश यादव सच के प्रतीक हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और ये स्थिति दूसरों की, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटक रही है, ये कहा है। तो ये कुछ भाषण के अंश हैं जिन पर चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरी चीज जो विषय है उससे संबंधित कि स्वागत करने वालों का की लंबी लाइन रही और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह कि टिकट के दावेदारों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। हालांकि ये तारीख 5-6 महीने पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन टिकट के दावेदारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अभी जनाक्रोश यात्रा जब निकली थी गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर, उससे 2 दिन पहले सांसद मुकेश राजपूत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुकेश राजपूत जी ने ये बात कही थी कि इस मुद्दे पर विरोध वे लोग कर रहे हैं जिन्हें या तो चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़वाना है। वो बात काफी हद तक सही साबित हुई। जो लोग भी थे उस यात्रा के संयोजक, उप संयोजक, सह संयोजक, वे सारे लोग टिकट के दावेदार हो गए। मसलन रिंकू कटियार, मनोज मिश्रा, अरुण मिश्रा, सारे लोग टिकट के दावेदार, सब टिकट मांग रहे हैं। और सैफ से भी एक नाम है, वो भी, सारे लोग टिकट के दावेदार हैं और इसीलिए उन्होंने जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व किया। तो सांसद जी की ये बात बहुत सही साबित हुई कि विरोध वही लोग कर रहे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। मतलब जन आक्रोश यात्रा नहीं थी, वो चुनाव के लिए शक्ति परीक्षण का ट्रेलर जैसा। ये भी आज की इस बहस का हिस्सा बनेगी। और दूसरी चीज ये कि स्वागत के पीछे यही मंशा हो सकती है क्योंकि इस समय टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कायमगंज में संख्या बहुत बढ़ गई है, शहर में संख्या कई लोग बढ़ गए हैं, भोजपुर और अमृतपुर में कई लोग बढ़ गए हैं। तो जाहिर है कि स्वागत करने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी और स्वागत अब सस्ता भी हो गया है। अभी हम लोग एक खबर भी कर रहे हैं कि स्वागत बहुत सस्ता हो गया है। हालांकि स्वागत के माने में, स्वागत सम्मान के माने में सस्ता महंगा कोई माने नहीं रखता, लेकिन वो तरीका मंच पर जाने का, फोटो खिंचवाने का, वो बहुत आसान हो गया। तो ये भी पार्ट रहेगा इस बहस का। दूसरी चीज कि पूरे कार्यक्रम में बुरी तरह से व्यवस्था हानि रही, बुरी तरह से व्यवस्था हानि रही। और यहाँ तक कि जो फैजबाग का कार्यक्रम था, फैजबाग की सभा थी, उसमें एक बार जिलाध्यक्ष कदीम फारूकी मंच से उतर करके नीचे बैठ गए नाराज होकर और पूरी तरीका से व्यवस्था दी गई। जो डायस थी प्रदेश अध्यक्ष के बोलने की, उस पर 6 लोग लगे थे, आप समझ लीजिए। और एक सज्जन जो जिलाध्यक्ष जी के बहुत खासम खास है, युवा नेता हैं, वो तो पूरा उस पर हाथ रखे थे। और धन्य के प्रदेश अध्यक्ष जी जिन्होंने इस सारी अव्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं की। हमने अपनी पत्रकारिता के जीवन में पहली बार ऐसी अव्यवस्था देखी जहां डायस पर लोग चढ़े हुए थे, डायस पर लोग चढ़े हुए थे और
डायस पर चढ़ करके डायस, और उस समय भी चढ़े रहे जब प्रदेश अध्यक्ष जी भाषण कर रहे थे। ऐसा बहुत से राजनीतिक नेताओं को हमने भी कवर किया है, बड़ी सभाएं भी कवर की हैं, लेकिन ऐसा माहौल हमने पहली बार देखा, जहां कोई शर्म लिहाजी नहीं, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की इंतहा। और वे लोग बार बार हम इस चीज को रेखांकित भी कर रहे हैं, जो जिलाध्यक्ष के बहुत अपने को करीबी बनते, बड़ी माला, ये चीजें हैं बताने योग्य अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत सी चीजें खबरों में नहीं आ पाती। बड़ी माला पहनाने का बड़ा फैशन बढ़ गया है, और बड़ी माला में सिर किसका किसका अंदर होना चाहिए उसका भी एक मानक होता रहा है। लेकिन अब कौन अपना सिर घुस उसमें अंदर कर दे माला के अंदर, ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई मानक नहीं रहा। वे लोग जिनके पास कोई पद नहीं है, वे भी माला के अंदर अपना सिर डाले हुए थे आज। तो ये बारीकी से हम लोग तो बहुत 30-35 साल से, और बड़े बड़े नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर खुर्शीद आलम खां और तमाम बड़े बड़े नेताओं को कवर किया, उनकी सभाएं कवर की हैं, हिम्मती नंदन बहुगुणा, तमाम से बुद्धि प्रिय और तमाम से नेताओं को हम लोगों ने कवर किया है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कवर किया है। तो बहुत सी स्थिति, लेकिन ऐसी स्थिति हमने पत्रकारिता के जीवन में पहली बार देखी। और कहीं कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई अनुशासन समिति नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आप समझिए, जिस डायस के आसपास जो सुरक्षा प्राप्त नेता होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा गनर और वो उस समय तैनात किए जाते हैं जब वो भाषण देते हैं। उस डायस पर कई नेता पूरी तरीके से चढ़े हुए थे और वो हटे नहीं पूरे भाषण के दौरान। ये पहली बार ये स्थिति, पहली बार ये बदइंतजामी पहली बार नजर आई किसी जनसभा में, जो समाजवादी पार्टी। और बड़ी माला का हमने जिक्र किया, वो बड़ी माला का फैशन बहुत बढ़ गया है। गुड़गांव देवी मंदिर में पूजा हुई, व्यवस्था है कि मंदिर के आगे अंदर अधिक लोग नहीं जाते हैं, लेकिन भीड़ टूट पड़ी मंदिर के अंदर, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। तमाम सी चीजें हैं। अभी हम लोग डिबेट के अलावा खबरें भी रात भर करेंगे, तो सुबह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो हमने अपनी नजर से देखा है। लेकिन जो चीजें हमने विशेष तौर से देखी, डायस की चीज और बड़ी माला के अंदर सिर डालने की चीज, वो चीज हमने आपको, तो ये चीजें हैं। एक बार फिर हम संक्षेप में आपको सारी चीजें संकलित कर देते हैं। नरेश उत्तम पटेल की जो किसान नौजवान पटेल यात्रा है, वो पूरे जनपद में दौड़ी है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में स्वागत हुआ है उनका, चारों विधानसभा क्षेत्रों में पड़ाव रहा है। नरेश उत्तम पटेल ने गठबंधन की शर्तें बताई, फरीदाबाद में पिछड़ों को उनकी संख्या के हिसाब से टिकटों में भागीदारी करने की बात कही है। शिवपाल सिंह यादव की यात्रा पर वो कुछ नहीं बोले हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शराब का कारोबार हो रहा है, जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, लोग मर रहे हैं और अराजकता प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। ये कहा है नरेश उत्तम पटेल ने, ये कहा है कि इस बार चुनाव झूठ और सच के बीच होगा। ये सारी चीजें हैं, इनको लेकर के हम शुरू करते हैं। श्वेता जी शुरू करिए, काफी लंबा प्रवचन हो गया है हमारा भी, तो उसमें कुछ शुरू करिए कि किस तरह से नरेश उत्तम पटेल के जो यात्रा के जो दृश्य रहे हैं, जो उनके भाषण के मुख्य बिंदु हैं, उन पर उन्हें आपकी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? भाई साहब नमस्कार। मैं पूर्व में भी एक बात कह चुकी हूँ कि अशिष्टता, अभद्रता और अहंकार यही है सपा के संस्कार, जो आज स्पष्ट परिलक्षित हुए हैं। और ये जैसा कि आपने अभी खुद ही बताया कि मंच पर 6 लोग लटके हुए थे, माला में जिसको सम्मानित किया जा रहा है वो लोग अपना सर घुसा रहे हैं, मतलब कोई भी अनुशासन नहीं। आप सोच लीजिए, जब प्रदेश अध्यक्ष की सभा का ये हाल है, अगर इनके हाथों में सत्ता चली जाएगी तो प्रदेश का क्या हाल होगा। और उस पर भी पटेल जी कह रहे हैं कि नौजवान और किसान जो हैं सपा की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और एक चीज और है कि ये तो समझ में आता है, किसान नौजवान ये भी समझ में आ रहा है, ये पटेल क्यों लग गया यात्रा के साथ। किसान परेशान हो गया है बहुत बीजेपी से, जैसा कि कहा जा रहा है सपा की तरफ से, और नौजवान भी बहुत परेशान हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है सब। लेकिन ये पटेल स्पेशली क्यों जोड़ दिया गया है, ये पटेल शब्द नहीं समझ में आया। इसको हमारे सपा के वरिष्ठ साथी जरूर व्याख्यायित करेंगे आगे, मुझे पता है।
लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि यात्रा में पटेल क्यों जोड़ दिया गया और बाकी पिछड़ी जातियां और बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया? ये सपा की जातिवादी राजनीति है। बीजेपी पे तो बड़ा आक्षेप लगता है कि ब्राह्मणों को परेशान कर रही है और ठाकुरवाद चल रहा है और तमाम तरह के इल्जाम लगते रहते हैं। ये फिर पटेल किस चीज का द्योतक है? क्या ये जातिवाद की राजनीति का द्योतक नहीं है? कभी आप परशुराम जी की प्रतिमा लगाने लगेंगे, कभी आप पटेल यात्रा निकालने लगेंगे। ये मेरा प्रश्न है। अभी मुझे पता है जवाब मिलेगा भाई साहब की तरफ से। और जैसा कि कहा, और ये जो उन्होंने कहा कि गठबंधन हमारी शर्तों पे होगा, और देखिए कोई भी पार्टी की नीति और नियम होते हैं। अगर हम किसी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं तो कुछ हमें दूसरी पार्टी की बात को मानना होता है, कुछ समझौतों के तहत गठबंधन होता है। अगर सिर्फ अखिलेश यादव जी की नीतियों और नियमों पे गठबंधन होगा तो वो एक राजनीतिक दल नहीं रह जाएगा। ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई कि हम आपके सब आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी मतलब थोड़ा कुछ सही नहीं लगा। अब क्या बोला जाए, अनुशासन का अभाव। बिना अनुशासन के तो कोई भी संगठन, कोई भी सभा, कोई भी दल चल ही नहीं सकते। और भी बहुत कुछ पूछा गया कि नौजवानों को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। तो मैं बताना चाहूंगी कुछ आंकड़े कि हमारी भाजपा सरकार ने किसानों और नौजवानों के लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं किसानों के लिए बताना चाहूंगी। किसानों की आय दुगनी करने के लिए बताइए नहीं। हाँ चलिए ठीक, आगे बढ़िए। बड़ोत्तर पार्टी बोलिए। चलिए जी भाई साहब, देखिए जिस तरीके से चारों विधानसभाओं में का कार्यक्रम हुआ तो वो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उन्हें कार्यक्रम करने का अधिकार है, क्योंकि 2022 में साथ चुनाव हुआ। लेकिन जहां तक रही डाइस पे, एक डाइस बड़ी सम्मानित जिस पद पे है प्रदेश अध्यक्ष जी, को कहीं ना कहीं सम्मानित पद है, और डाइस के सामने 7-6 लोग बैठे रहे, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा गंदा है। और समझदार, राजनीति में हर आदमी समझदार है, हर आदमी जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी के अंदर साहब फोटो खिंचवाना और दूसरों को साफ दिखाना कि साहब हम प्रदेश अध्यक्ष जी के कितने करीब हैं, ये हर पार्टी में होता है, चाहे हमारी हो चाहे दूसरी किसी भी पार्टी में हो। तो आदमी को स्वयं इस चीज की समझदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इस तरीके का ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और जिस हिसाब से अनुशासन हुई है तो जिला अध्यक्ष को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उतर के साहब नीचे आए। तो आप देखिए दूसरी तरफ गठबंधन की के विषय में जो बात की गई, तो उसमें गठबंधन जो छोटी पार्टियां हैं वो सब आपसे गठबंधन तो करेंगी, लेकिन आप ये दिल से रिश्ते निभाए जाते हैं। जबरदस्ती से कोई आप अखिलेश जी के विषय में अगर आप ये चाहें कि साहब वो मेरे प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, तो इस तरीके की नहीं है। हर पार्टी करती है और सपा भी अपनी कर रही है। और जहाँ तक रही उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने बताया कि साहब शराब का कारोबार चल रहा है, तो इसमें सर कोई कतई दो राय नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के भी दौरान उत्तर प्रदेश में दारू की दुकानें सबसे पहले खोली गई थी योगी सरकार के द्वारा। दूसरी चीज कच्ची दारू तो हर जिले में बन रही है। प्रशासन के इस ओर ध्यान देना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं तमाम अभी ऐसी घटनाएं हुई, पूर्व में तमाम शराब पी के साथ कच्ची दारू पी के लोगों की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अमित जी। शक्कर भाई, कांग्रेस की जो किसान नौजवान पटेल यात्रा थी, ये किसान नौजवान समाजवादी पार्टी की। अरे भाई ध्यान में आ जाइए, आप कहाँ सोच रहे हो भाई? नौजवान पटेल यात्रा कांग्रेस वो की नहीं। समाजवादी किसान नौजवान यात्रा न होकर एक टिकट के दावेदारों की यात्रा थी, क्योंकि वहाँ पर न किसान था, न इस देश के प्रदेश का नौजवान था, सिर्फ और सिर्फ टिकट के दावेदार थे। रही बात समाजवादी पार्टी की अव्यवस्था और अनुशासनहीनता, इसके लिए जी हमेशा से जाने जाते रहे। और पूर्व की सरकारों में किस तरीके से गुंडागर्दी और एक अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में था, ये किसी से छुपा नहीं। रही बात प्रदेश अध्यक्ष के पिछड़ों की कितनी भागीदारी समाजवादी पार्टी में टिकटों की होगी, तो महोदय वो गोलमोल जवाब नहीं देंगे। उनको भी पता है कि पिछड़ों की भागीदारी सिर्फ सफाई परिवार से शुरू होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों की भागीदारी सिर्फ एक परिवार से सीमित।
जिला पंचायत अध्यक्ष के टिकट के चुनाव में कितने पिछड़ों की भागीदारी? 85% पिछड़ों की भागीदारी में सिर्फ यादव समुदाय के व्यक्ति थे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी मजबूर है, क्योंकि उनको कहना पड़ेगा कि हाँ, इसका डिक्सट सैफई परिवार से होगा। रही बात इनकी कि नरेश उत्तम पटेल जी की, तो वे जनता के व्यक्ति नहीं है। 17 साल जो व्यक्ति विधान परिषद से नियुक्त हो, तो उसे जनता के बीच क्या जानकारी होगी? मैं नहीं मानता कोई उसको जानकारी किसी बात की होगी। रही बात मंच पर अव्यवस्था और उनके युवाओं नेता, ये उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास ही यही है, अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, गुंडागर्दी। और ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी, पहली बात तो आना ही नहीं है, अगर धोखे से आ जाती है तो ये मकानों पर कब्जे, गुंडागर्दी, रेप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसका बढ़ावा होगा, जो हमारे माननीय योगी जी ने अंकुश लगाया है। रही बात जहरीली शराब की, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जहरीली शराब का बढ़ा हुआ है। अरे महोदय, जितना जहरीली शराब को कंट्रोल हमारे योगी जी ने किया है, उतना समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा में जहरीली शराब में कितने लोग मरे, ये किसी से छिपा नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्नाव में कितना जहरीली शराब कांड हुआ, ये किसी से छुपा नहीं, जबकि उस जहरीली शराब कांड में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष उसमें संलिप्त थे। तो समाजवादी पार्टी का ये कहना कि किसान नौजवान यात्रा, क्योंकि मैं आज गया था फर्रुखाबाद से लेकर अलीगंज, लेकिन इनका कार्यक्रम शमशाबाद तक था। मैंने देखा कि यहाँ बहुत सा किसान इनके सपोर्ट में था और नारेबाजी कर रहा था। एक भी किसान इनके सपोर्ट में नहीं था। आगे जाकर मनोज मिश्रा भी 4-5 लेकर बैठे थे, थोड़ी आगे लेकर शशांक जी बैठे थे। लेकिन इन बातों से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान जानता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास, किसानों के पास इतना टाइम नहीं है कि फिजूल खर्ची इन लोगों के समय में अपना समय व्यतीत करें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खेतों पर ध्यान दे रहा, अपनी बुवाई पर ध्यान दे रहा। रही बात अखिलेश जी, तो अखिलेश जी टिकैत जी को अपने कंधे पर बैठा लें और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे, पर फिर भी उनका भला वाला नहीं। एक कंधे पर टिकैत जी को बैठा लें, दूसरे कंधे पर राहुल जी को बैठा लें, जिनको ये पता नहीं कि खेतों में टाइल लगेगा या मिट्टी में ही बुआई हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी जो करे और ना करे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास, और विकास हमने 4.5 सालों में जो किया है, इन सब के पेट में दर्द है कि कैसे ये हो पाया, क्या हुआ। अब चलो हम नौजवान यात्रा निकाल लें, जब हम रन फॉर यूनिटी निकालते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। चलो धन्यवाद, कम से कम आपने पटेल जी को भी तो पूछा, नहीं तो आप लोहिया जी को ही पूछते रहे। जी, हमें तो ये बात आज, देखिए आज का विषय तो ऐसा था कि हमने सब आप ही से पूरी बात समझी कि विषय को लेके क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल आज इस विषय के माध्यम से स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का टेरर प्रधान सेवक जी से लेके नीचे तक है। ये हर बात में कांग्रेस को कहते हैं, कांग्रेस खत्म भी हो गई है, कांग्रेस मुर्दा हो गई है, और उसके बाद में भी कांग्रेस को बार बार दिन रात माला जपते रहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कांग्रेस जो है ऐसे है कि हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई सामने है राइवल तो वो कांग्रेस है। तो इसीलिए वक्ता के मुंह से निकल गया कि कांग्रेस की ये जो यात्रा निकली है, तो ये सच की बात है, जो हकीकत है वो हकीकत सामने आई, ये बहुत बड़ी हकीकत थी है। दूसरी बात, अब आपने जो बात कही है, जो बिंदुवार हम आपकी बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात में जो उन्होंने शर्तें रखी हैं, उसके पीछे देखिए शेखर साहब, एक ही बात है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों समझ रहे हैं कि हमारी तो सरकार पक्की है, तो जो हमारी शर्तों पे आना चाहे वो हमारे पास आए, वरना हम तो मुख्यमंत्री हम बने ही हैं। तो इसलिए उनकी गठबंधन की बातें स्पष्ट नहीं है। वो अपनी शर्तों चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व माने, हमारी नीतियां माने, हमारे कार्यक्रम माने, जो गठबंधन धर्म के थोड़ा सा उतना वो नहीं माने रखती हैं। दूसरी बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के प्रति बहुत चिंतित है। अब आप देखिए कि पिछड़ों की, खुद वो कहते हैं कि हमारी पार्टी पिछड़ों की है, दलितों की है, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए, और पिछड़ों की पार्टी होने के बाद आज ये पिछड़ों की तरफ से इतना चिंतित क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसका सबसे बड़ा शायद मेरे समझ से ये जवाब है
कि पिछड़ों की पार्टी है जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने केवल एक वर्ग विशेष को ही आगे बढ़ाया, बाकी पिछड़ों का इन्हें अब ध्यान आ रहा है, जब सत्ता इन्हें फिर चाहिए है, बाकी पिछड़ों का इन्हें ध्यान नहीं इन्हें है रहा, इसलिए इन्हें पिछड़ों की चिंता है। बाकी तो जितने बार सत्ता में रहे चाहते तो ये जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से ये और दूसरे पिछड़े वर्गों को भी आगे बढ़ा सकते थे। और अब आपने कही कि ये पटेल यात्रा की बात, तो देखिए नरेश उत्तम जी जो हैं वो भी पटेल समुदाय से आते हैं, उनके नाम से थोड़ा सा संगठन से वो नहीं स्पष्ट हो पाता है, लेकिन वो पटेल समुदाय से आते हैं और पटेल समुदाय पे अपना भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार समझती है। तो ये इसलिए पटेल को प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में यात्रा निकल रही है, तो किसान नौजवान के साथ में वो तीसरा भी कोना साधना चाहते हैं, वो है जात समीकरण के हिसाब से, इसलिए उन्होंने साथ में पटेल जोड़ दिया है ये। और नरेश उत्तम जी को तो मैं तब से जानता हूँ जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था फतेहपुर से, तब मैं रिटर्निंग अफसर की मेज पे था, तब जनता दल के मदन लाल जी जीते थे। बहुत तेज तर्रार आदमी है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने डायस पे इतनी अराजकता बर्दाश्त करी, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। शायद उनको लग रहा है कि सत्ता हमारे पास ही खड़ी हुई है, तो चाहे जैसे भी हो सत्ता में हम आ ही रहे हैं, तो इन चीजों पे ध्यान न दें ये। तो ये और दूसरी बात जहाँ रही अराजकता की बात, तो अराजकता की बात में आज हम करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में अराजकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी भी उनकी सहयोगी रही है, जिनके सहयोग से ही वो उत्तर प्रदेश में शासन कर पाए। तो इस मामले में दोनों का एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं ये। आप चाहे जहरीली शराब का ले लीजिए या अवैध खनन का ले लीजिए, तो आप देखिए कि दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनके रिकॉर्ड कमोबेश वही रहे कि जो सत्ता में नहीं था तब वो खराब है, जब सत्ता में हम आ गए तो वही जहरीली शराब हमारे लिए आय का साधन बन गई, वही अवैध खनन खराब था जब हम सत्ता में नहीं थे, जब हम सत्ता में आ गए तो योगी सरकार के लिए अवैध खनन जो है वो फायदे का सौदा बन गया और आंख मूंद ली। तो आज उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि 32 सालों में आज उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हो या बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, आज बेहाल हो चुका है। एक छोटी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, सन 89 के पहले तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल था। आज सन 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, उसके बाद से आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो एक बुनियादी चीज होती है हमारी पीढ़ी को आगे बनाने के लिए, हमारा सबसे बड़ा संसाधन हमारी युवा पीढ़ी होती है। आज उस युवा पीढ़ी को अगर दीमक लगाने का काम किया है तो वो इन्हीं दोनों दलों ने किया है। सन 89 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से दीमक लगी है, किस तरीके से तमाम अनियमितताएं हुई हैं, अराजकता हुई है, आज हमारी युवा पीढ़ी को इन्होंने खोखला कर दिया है। तो आज ये एक क्षेत्र की जहरीली शराब से लेकर या शिक्षा की बात, ये सब इन चीजों में दोनों दल समान रूप से भागीदार हैं इसके लिए ये। और इसके लिए आने वाले दिनों में कांग्रेस इन्हीं बातों को लेके प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जाने वाली है। वो न पटेल यात्रा की बात करेगी, न कुर्मी यात्रा की बात करेगी, न जन आक्रोश यात्रा की, जनता की बात के लिए और जनता की इन चीजों को उजागर करेगी कि 32 सालों में किस तरीके से इन तीनों दलों ने उत्तर प्रदेश को बिगाड़ा। आलोक जी। शेखर भाई सभी जवाब लग बता दिए, चाहे उसी के कल के हों या हमारे के हों, पूरा चरित्र सामने आ गया है। और जो भी बात आई कि सच और झूठ, तो सच और झूठ भी पता लग गया है कि कौन सच की राह पर है, कौन झूठ की राह पर है। व्यवस्था पर भी चर्चा हो चुकी है, ज्यादा कुछ कहने को रहे। आज मैं उनका एक कोई कार्यक्रम देख रहा था, फैजबाग का, श्याम जी बोल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि उनके कोई कुर्ता खींच रहा था, कोई डाइस पे उनके माइक को बंद करने का प्रयास कर रहा था, कोई कह रहा था कि बोलने दीजिए बोलने दीजिए। तो ये तो परिस्थिति है बड़ी
बड़ी हास्यास्पद और बड़ी चिंताजनक परिस्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई और प्रदेश सब घटनाओं को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। उनके ऊपर यात्रा किसकी, आतंकवादियों की थी या पटेल की थी, नौजवान क्या की थी? समाजवादी तो वहां थे ही नहीं। हम मान लेते हैं कि पटेल की थी, नौजवान की थी और समाजवादी फिर कहाँ से अपने को जो रहे। यात्रा तो हम ऐसा लगा कि लाल टोपी लगा के दिख रहे थे कि समाजवादियों के द्वारा निकाली जा रही थी। तो ये भी बड़ा प्रश्न विचारणीय है कि ये यात्रा किसकी थी। रही बात पटेल समुदाय के अलावा जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग आज इस पटेल यात्रा को देखकर सुनकर बड़े शर्मसार हो रहे होंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व इसमें है कि नहीं है। उन यात्रा भाइयों को भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि तो पटेल यात्रा है, हमारी भागीदारी कहाँ पर है। अन्य जातियां भी इस पर विचार करेंगी कि हमारा तो कहाँ पर होगा। और जैसे कि हमारे साथी ने कहा था कि ये सिर्फ एक वर्ग विशेष की है, जाति विशेष की राजनीति से शुरू होती है और सच से ही खत्म होती है। ये बिल्कुल सही है, यही सच है। प्रदेश की पूरी जनता इस बात को बड़े अच्छे तरीके से महसूस भी कर रही है और जब ये पिछली बार सत्ता में रहे तो भोगा है हमारी प्रदेश की जनता ने। इतना अराजक, आप आंकड़े उठाए, सरकारी आंकड़े उठा करके देख लीजिए, ठीक है लोग, इतना भ्रष्टाचार, इतनी अराजकता, इतना बलात्कार, उसका पूरा तो कहीं आप बहुत ऊंचा पाएंगे। हमारी सरकार ने निरंतर इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। शेखर जी, जब कई लोगों के बोलने के बाद मौका मिलता है, मैं समझता हूँ कई सवाल आ जाते और उसके बाद में फिर मेरा अपना उत्तरदायित्व होता है कि उन सवालों के जवाब, शायद डिबेट का लक्ष्य भी यही होता है, तो सुनना भी यही चाहता है। लेकिन कहीं न कहीं से पर्दे के पीछे से या नेपथ्य से कुछ निर्देश भी होते हैं कि अगर कोई बोल रहा हो तो बोलने के बाद में इतना जोरों से बोलो कि उसकी बात न सुनो। पहला राउंड है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ खासतौर पे अपने भारतीय जनता पार्टी के पहले से, या तो एक एक चीज नोट करना। जैसे मैं खामोश रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच कहने का साहस होना चाहिए, लेकिन सच को सुनने का भी साहस होता है। 1 मिनट आप तारीख में निकल गया साहब, इसलिए सबसे बाद में आप जब नियम दोगे तो फिर उसके बाद 5 गुना तो रखोगे। मैं दोबारा नहीं, दूसरे राउंड में नहीं बोलूंगा। अरे मैं देखिए, सवाल शुरू हो गए, जवाब शुरू हो गए, नियम आपने तोड़ना शुरू कर दिया। आपने नियम तोड़ना शुरू कर दिया। आपने नियम तोड़ना शुरू कर दिया। आप चाहते हो कि पूरी की पूरी बहस में पूरा का पूरा समय निकल जाए और सही बात सामने न आए। ये नीति आपकी गलत है, भारतीय जनता पार्टी की। चलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। हाँ देखिए, अब आप आ जाइए। ब्रह्मा जी से जो है वो अपने तीनों गए, देवता गए, दानव गए, राक्षस गए। उन्होंने कहा साहब उपदेश दे दीजिए। उन्होंने कह दिया दा। देवता ने जो अपने अपने हिसाब से दाग को समझा, किसी ने दमन समझा, किसी ने दान समझा, किसी ने दया समझा। सबकी अपनी अपनी निगाह है। अरे हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, आप यहाँ से शुरू करिए, किसान नौजवान पटेल यात्रा। भाई पटेल जी के नाम पे आपको क्यों मिर्ची लग गई? अरे पटेल जी तो उस अखंड भारत के प्रतीक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था, और वो भारत था प्रेम का भारत, जिसमें सब जातियां और सब मिल करके रहने की बात करते थे। वो आज का आपके द्वारा फैलाई हुई नफरत का भारत नहीं था। मैंने पटेल सबको साफ तौर पे डिफाइन किया। सिर हिलाते रहिए लेकिन जवाब दीजिएगा अपने नंबर पे, ये मेरी आपकी हो रहेगी। और सुनिए, ये अपने आप में जो स्थिति आ गई है, जहाँ पे गठबंधन की शर्तों की बात होती है, गठबंधन जो है वो किसी भी पार्टियों में जब कई पार्टियां मिल करके अपने कहीं पे आती हैं, चाहे सरकार बनाए या चुनाव लड़ने की बात करें, तो उनका एक समान विचारधारा का प्रतिनिधित्व होता है और निश्चित रूप से उसके ऊपर एक
चेहरा भी सामने होता है। आपकी पार्टी की तरह नहीं होता कि जिस वक्त चुनाव लड़ा जा रहा हो उस वक्त पे जो है अपने केशव जी का भी चेहरा सामने हो, उस वक्त पे और भी अलग अलग बिरादरियों का चेहरा सामने हो, और आखिर में योगी जी का चेहरा सामने आ जाए कि नहीं नहीं अब तो ये होगा। हालांकि चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संग में है गठबंधन, और हमारी इस विचारधारा में जो समाजवादी पार्टी की निष्पक्ष और जो समाजवादी पार्टी की मुस्तरका तहजीब की विचारधारा में अपना विश्वास करते हैं वो सब के सब एक है। और आगे आ जाइए, अराजकता जो है आपके हिसाब से अराजकता का अपना माहौल है। अराजकता जिला पंचायत के चुनाव में नहीं थी। अराजकता जो है वो अपने किसी को एफआईआर लिखा करके बंद कराने में नहीं है। अराजकता किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखा करके जेल में सड़ा देने से नहीं है। आतंक जो है वो अपने किसी को वहां पे सड़क के ऊपर मॉब लिंचिंग करने से नहीं है। अराजकता का आपकी परिभाषा बिल्कुल अलग है, और मैं ये कहूंगा कि आपकी परिभाषाएं अलग अलग है। सबका साथ, सबका विकास, मैं साफ कह रहा हूँ, सबका विनाश, सबका सर्वनाश, सबका सत्यानाश। आप रटी रटाई भाषा बोला करते हैं। आज जाइए, एक परिवार का विकास। मैं भी बोलने नहीं दूंगा गुरु, मेरे भी खून में शिद्दत है देखो, और मेरे पास भी जुबान है यार, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अब आप बोल लीजिए, मैं आपसे जो है बोलने की बात कर दूं। जब मैंने अनुरोध किया आपसे सबसे हाथ जोड़ के कि भाई पहले राउंड में सवाल सुनते जाओ, इकट्ठा जवाब देना, तो बीच बीच में टोका टाकी जो है वो किस लिए? कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए बिन कहे रहा भी न जाए। क्या आप क्या जो अपने क्या कहते हैं प्रजातंत्र है? लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी बेचारे अपनी जगह के ऊपर जो अपने हो रहे। 1 मिनट मोर आखिरी सुन लीजिए। जब कभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनम् सृजाम्यहम्। जब जब समाज में जो है वो अपनी जातियां बढ़ती हैं, जुल्म बढ़ता है, दमन किया जाता है, तानाशाही आती है, तो उसका विरोध करने वाले कार्यकर्ता इतने जोश में होते हैं कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद अगर भीड़ उमड़ रही थी, कार्यकर्ता जा रहे थे, ये गुनाह नहीं था। ये आपके भारत की जंगल राज पार्टी के खिलाफ वो भावना थी जो उनके कृत्यों में निकल करके सामने आ रही थी, और ये कभी कभी होता है। ये सच कहा, आप ही ने कहा कि आपने योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कभी, हमने भी नहीं देखा कभी। सदन में जहाँ पे जो है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो और एक योगी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, हमने भी नहीं देखा पिछले 40 साल में। मुद्दे के ऊपर जो है हम आपको कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, आपने भी नहीं देखा। और कह दूं आपसे, फिर एक सवाल और रह गया है, उसका भी जवाब मैं दे दूं। आप कह रहे हो कि हमने किसानों के लिए ये करा, आपने अपने घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, आपने क्या किया? आपने किसानों को गन्ना किसानों का मूल्य जो है वो देने का वादा किया, आपने क्या किया? आपने किसानों को एमएसपी का वादा किया था, आपने क्या किया? आपने तो किसानों को केवल अडानी अंबानी के हाथ गिरवी रखने का पूरा वो करा, और इसीलिए आपने जो है वो अपने एक्साइज एक्ट की वो धारा हटाने की बात करी कि जिससे कि होल्डिंग जो है आपने चालू करवा दी। होल्डिंग को आपने एक कानून बना करके दे दिया। आखिरी बात सुनिए, अगर आप किसान के हमदर्द हैं तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। 9 महीने से किसान जो है धरने पे बैठा है घर बार छोड़ करके। हाँ, आपने एक काम जरूर करा, आपने किसानों का एक मामले में फायदा किया है, और वो फायदा क्या था? किसान खेत में जाता था, परिश्रम करता था, आंधी में, तूफान में, ठंड में, इनमें सब में जो है वो अपनी मेहनत करके अपना पसीना गिराता था, और दिन रात की मेहनत के बाद में उस बेचारे को हिंदुस्तान में 2 रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आपने उसे मजबूर कर दिया। आप सवाल कर दोगे कि 9 महीने से धरने पे बैठे हो, हमने तो वो काम किया है कि तुमको 2 रोटी मिल रही है 2 जून की, हमने तुम्हारे से ही कर दिया। भाई साहब, बड़े वादे सुन लिए, बड़े जुमले सुन लिए, अब बड़ी स्पष्ट है। मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ कि टिकैत जी को कंधे पर बैठाल के पूरे उत्तर प्रदेश में घूमो। टिकैत जी को छोड़िए, अरे टिकैत जी को छोड़िए, अरे तो फिर शुरू हो गए पहले राउंड में यार तुम। और वरना आपको निर्देश किया गया, आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको कहा गया है कि लोगों की आवाज दबाने के लिए आप बिल्कुल बोलना शुरू कर दो। आप सुन नहीं हो, योगी नहीं है, सुनने का फायदा नहीं आपके, गलत बात है। आप खामोश हो जाइए। अरे पहला राउंड बोलने दी, पैसे ही एंकर हो सकता है, आप नहीं बोल करो भाई। 1 मिनट में बताइए, 2 मिनट बोलिए, 3 मिनट हो गए, हम आपको भी नहीं बोलने देंगे। 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है, पहला राउंड खत्म भी करो भाई। बोलने अगर नहीं बोलिए, हमें नहीं चलिए श्वेता जी ने बोला, श्वेता जी बोल शुरू करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं
जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं इसके लिए प्रमाणिक तथ्य देना चाहती हूँ। भाई साहब आप सुन लीजिए। देखिए अनावश्यक आप लोगों ने जो एक बना रखा है कि हमको सिर्फ भाजपा का विरोध करना है, और सिर्फ पटेल जी की याद 70 सालों में नहीं आई, अभी क्यों आई? ये सपा का विकास सिर्फ एक परिवार से शुरू होता है और एक ही परिवार पे खत्म हो जाता है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वोट टिकट का बंटवारा हो, कुछ भी हो। अब आप सुनिए कि किसानों के लिए हमारी भाजपा सरकार ने क्या किया है। किसानों मिश्रा जी, आप शिक्षा और अराजकता की बात कर रहे हैं तो बताइए, सहकारिता विभाग में एक जाति विशेष के लोग 85% थे, 36 डायरेक्टरों की भर्ती हुई थी और 36 में से 30 डायरेक्टर जसवंत नगर के थे और वो भी एक जाति विशेष के। कहाँ थे आप? जानकारी बताइए। रही, अरे मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ना, आप बता रहे हो ना। रही बात पटेल की, आज पटेल जी की सुध क्यों आई? भारतीय जनता पार्टी थी, आज तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई पटेल जी की याद आई। अरे भाई, पटेल जी को तो आपने हमेशा पर्दे के पीछे रखा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनी और हमने पटेल जी को समाज के सामने लाए। उस सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अखंड भारत की एकता की स्थापना की थी, आप तो पटेल जी को सामुदायिक मानते रहे। अरे एक एक करके जवाब सुनो। आप मैंने कह दिया एक एक करके। अरे आप देखो, गांधी जी की आत्मा तक को जो है नीलाम किया। गांधी जी की ले गए, गांधी जी की स्वच्छ भारत मिशन में, और गांधी जी को गोडसे से गोली मरवा दो। गांधी जी को प्रतिया गोली मार रही है। आपने क्या करा है? आपके कार्यकाल में जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ। आज मोदी अगर अमेरिका जाते हैं तो आज उनकी क्या स्थिति बन रही है? केवल इसलिए अपने यहाँ के लोकतंत्र को आप नीलाम कर रहे हो, अपने यहाँ के शिक्षा तंत्र को आप नीलाम कर रहे हो, अपने यहाँ के संविधान को आप नीलाम कर रहे हो। सरदार पटेल को हम ला रहे हैं, सुन लीजिए। और आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हो। हमारी पार्टी का जात का है, पिछड़ों को हम ले रहे हैं साथ में, अलग अलग बिरादरी के। आप बोलते रहो, हम भी बोलते रहो, आप बोलते रहे। जिंदाबाद के बाद हम भी कहने लगेंगे रघुपति राघव राजा राम, पति पवन सीताराम, हे राम रघुपति राघव राजा राम, पति पवन सीताराम। अब यही चलने दो यार, अब यही झगड़ी बजने दो, यही आला होने दो। अब ना तुम हमें बोलने दो, ना हम तुम्हें। क्या मजेदारी की बात है, क्या मजेदारी की बात है, कितनी मजेदारी की बात है। बोलते रहो, न तुम्हारी सुनाई पड़े न हमारी सुनाई पड़े, डिबेट बर्बाद हो जाए। हम क्यों बोल रहे हैं कि हम डिबेट नहीं बर्बाद होने देना चाहते। बोलो, खुल करके बोलो, पब्लिक के सामने बोलो, सब सच्चाई सामने आती है। अखिलेश जी से कहिए कि एक कंधे में टिकट को बैठा। अखिलेश जी से कहने का ठेका आपका नहीं, हमने नहीं कहा, अभी हमने नहीं कहा। वरना अगर हम कह देंगे कि योगी जी से कहो तो योगी जी तक पहुंच नहीं पाओगे, योगी जी तक पहुंच नहीं पाओगे। अभी नया नया मामला है, भी कांग्रेस हकती है और मन में पहुंची है अखिलेश जी तक। हमको योगी तक पहुंचना ही नहीं है, हम तो सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही संतुष्ट है। हमारे यहाँ चेहरा और फोटो का राजनीति नहीं चल रही है कि हिमालय में मुंह घुसा दे और फोटो खिंचा ले। इतने हम लोग खुश नहीं हो जाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को देख के सारे लोग स्टेज पे ही चढ़ गए और अनुशासन भूल गए। बताइए सच्चा निर्णय क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ है। सच तो हम बताएंगे और जनता बताएगी 2022 में। और समाजवादी पार्टी खामोश रहेंगे, इसलिए खामोश रहेंगे कि आप FIR दिखाओगे, आप जो थाने पे बंद रखोगे, आप अंदर कर दोगे। किसानों की दोगुनी राइट दिया, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता माननीय अखिलेश यादव से अगर धरने पे बैठा है तो वो नहीं है भाई साहब, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। आप जो है ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को तड़पने दोगे। आप जो है वो अपने बर्गर खा रहा है, आराम से एसी टेंट में सो रहा है। भारत का किसान आज इतना समृद्ध हो गया है। आज के ऊपर जवाब दो आप रसोई से लेकर के, और आप क्यों बढ़ रहे हैं? प्लेटफॉर्म 5 रुपए का 50 रुपए क्यों हुआ? पूरा देश बेचे दे रहे हो,
राजधानी हमको स्वयं वरुण गांधी जी को साफ बढ़ते चले जाएं स्टेटमेंट देना पड़ा था किसानों के ऊपर। और बोलो आपकी सहयोगी पार्टी अपना दल अनुप्रिया पटेल जी को कहीं ना कहीं किसानों के हित में साफ बयान देना पड़ा। कहीं ना कहीं आपकी सरकार से असंतुष्ट दिखे। उसके बाद हरसिमरत कौर जो पंजाब से आती है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी पार्टी, आपका संगठन, आपका सहयोग सरकार से संतुष्ट हो जाएंगे तो रामराज आ जाएगा। लोग तो राम जी से भी संतुष्ट नहीं थे। आप नहीं आते, आप तो ये कहना है साहब हिंदुस्तान का किसान साहब बहुत खुश है, उसकी आय दोगुनी हो गई साहब, उसे अब किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। तो आपके सहयोगी आपको ही साहब गठगने में और आपकी पार्टी के ऊपर साहब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप हमें ये बताइए वरुण गांधी जी से 70 सालों से किसान समृद्ध था, अभी 5 सालों में ही एकदम गरीबी की रेखा नीचे पहुंच गया। 70 सालों में आपने क्या किया है? पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद जवाब हम देंगे। नहीं बैठना पड़ा। किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन है, ये राजनीति रोड में नहीं हमने बैठाला। जो वर्तमान भाजपा सरकार के समय में 9 महीने साहब किसान रोड पे रहा है, किसान 9 महीने रहा है। जो रोड पे रहा वो किसान नहीं है, किसान खेत में होना चाहिए, रोड पे नहीं। बोलना मतलब उसके ऊपर जाति करो और मतलब हमारे ऊपर जुल्म हो, हम आवाज भी ना उठाएं, हम कहें भी ना। चलाई तो आप सत्ता से बाहर ही क्यों हुए? इसका जवाब ठीक है, तुम भी अपनी बात बोलना, उसी अंदाज में हम बोलेंगे, उसी अंदाज में तुम बोलने, तुम हमें बोलने, तुम्हें बोलने थे, खत्म। इतनी मेहनत अनिल जी की अभी हमारे समाजवादी साथी कह रहे 4 थे, बजे तक चक्के हैं, वो खत्म। सुन लीजिए भाई साहब, अभी हमारे समाजवादी साथी कह रहे थे कि 9 महीने से किसान धरने पर बैठा है। ये फर्रुखाबाद, कन्नौज, कहीं पर हमें आज तक कोई धरना दिखा नहीं। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी मुझे धरना दिखा नहीं किसानों का। तो दिखेगा ही नहीं। आप छोटा सा अगर ये आप शुरू हो जाए तो मन पर आप फर्रुखाबाद भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पिछले 7 सालों में किसानों की आय पिछले 20 सालों के मुकाबले गिरी नहीं गिरी। कि भाजपा ये बताए कि किसानों के खाद के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, बीज के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, सिंचाई के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, ट्रैक्टर पे जीएसटी कितना लगता है और मर्सिडीज गाड़ी पे कितना जीएसटी लगता है, ये बताए। उनकी आय दुगनी हुई नहीं हुई, ये तो बताए पहले। इन चीजों के दाम आपने बढ़ाए, लेकिन एमएसपी के दाम आपने नहीं बढ़ाए। आपने ये अब आप बात करते हैं पटेल जी की मूर्ति आपने लगाई, पटेल जी की मूर्ति आपने लगाई। पटेल जी अगर हमारी मूर्ति को बनवाया जा रहा है और आज मोदी जी ने एक भी पर्यटक को पटेल जी की मूर्ति दिखाने नहीं ले गए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।